नमस्कार दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सवाल को समझने वाले हैं, और वो है जीव जनन कैसे करते हैं। तो चलिए जिंदगी के इस कमाल के चक्र को थोड़ा और करीब से जानते हैं। आज के इस सफर में सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आखिर जनन जरूरी क्यों है। इसके बाद हम अलैंगिक जनन के अलग अलग तरीकों को देखेंगे, फिर पौधों और इंसानों में लैंगिक जनन कैसे होता है इसे समझेंगे, और आखिर में जनन स्वास्थ्य की अहमियत पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये जनन होता ही क्यों है? किसी भी प्रजाति के लिए ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? देखिए, ये एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। कोई भी जीव सांस लिए बिना या खाना खाए बिना तो जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन जनन किए बिना रह सकता है। तो फिर इसकी जरूरत क्या है? असल में जरूरत एक जीव को नहीं, बल्कि उसकी पूरी प्रजाति को है। सोचिए, अगर जनन नहीं होगा तो कोई भी प्रजाति बस एक पीढ़ी के बाद ही तो खत्म हो जाएगी। इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है डीएनए। आप इसे जिंदगी का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। मतलब किसी जीव को कैसा दिखना है, कैसे काम करना है, सब कुछ इसी में लिखा होता है। तो जनन का सबसे जरूरी काम पता है क्या है? इसी डीएनए की एक कॉपी बनाना, ताकि ये जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंच सके। और यहीं पर एक बहुत मजेदार बात होती है। डीएनए की कॉपी बनाने के ये जो प्रोसेस है ना, ये कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। इसमें हमेशा छोटे छोटे बदलाव आ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विभिन्नता। और कमाल की बात तो यह है कि यही छोटे छोटे बदलाव विकास का आधार बनते हैं, जो किसी प्रजाति को बदलते हुए माहौल में जिंदा रहने में मदद करते हैं। तो अब एक सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए की कॉपी बनाने का प्रजनन में क्या महत्व है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये ना सिर्फ जेनेटिक जानकारी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है, बल्कि विकास के लिए जरूरी विभिन्नताएं भी पैदा करता है। चलिए अब जनन के तरीकों पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बस एक ही पेरेंट शामिल होता है, किसी पार्टनर की कोई जरूरत नहीं होती। इसके दो आम तरीके हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। जैसे अमीबा में द्विखंडन होता है, जहां एक सेल बस टूटकर दो बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ मलेरिया फैलाने वाला जो प्लाज्मोडियम होता है, उसमें बहुखंडन होता है, जहां एक ही सेल एक साथ कई सारी नई सेल्स को जन्म दे देती है। अब हाइड्रा जैसे जीवों का तरीका तो और भी अनोखा है। इसे मुकुलन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेरेंट के शरीर पे एक छोटा सा उभार, जिसे मुकुल कहते हैं, वो बनता है। ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर एक पूरा नया जीव बन जाता है और फिर अपने पेरेंट से अलग हो जाता है ना कमाल? और पुनरुद्भवन, अरे ये तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है। प्लेनेरिया जैसे जीवों को अगर आप टुकड़ों में काट भी दें तो हर एक टुकड़ा एक नया जीव बन सकता है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हम जैसे जटिल जीवों में ये क्षमता बस कुछ अंगों को ठीक करने तक ही है। ये हमारे लिए जनन का तरीका नहीं है। अलैंगिक जनन के और भी कई तरीके हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा का बस टुकड़ों में टूट जाना, या फिर आलू या गुलाब की टहनी से ही नया पौधा उगा लेना। और फफूंद तो आपको पता ही है, वो छोटे छोटे बीजाणुओं के जरिए फैलती है। ये सब एक ही पेरेंट से नई पीढ़ी बनाने के बहुत ही कारगर तरीके हैं। तो फिर एक और सवाल, कुछ खास पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सोचिए जरा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो इससे फूल और फल बहुत जल्दी आते हैं, और दूसरा, जो नए पौधे बनते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते हैं। अच्छा, अलैंगिक जनन तो समझ लिया। अब चलते हैं लैंगिक जनन की तरफ, जो इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसकी शुरुआत हम करेंगे फूलों वाले पौधों से। फूल को सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए मत देखिए, ये तो पौधे की पूरी रिप्रोडक्शन मशीनरी है। इसमें पुंकेसर होता है जो नर हिस्सा है, और स्त्रीकेसर होता है जो मादा हिस्सा है। और वो जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं, वो तो कीड़ों को अपनी तरफ खींचने के लिए होती हैं, ताकि रिप्रोडक्शन में मदद मिले। पौधों में ये पूरी प्रक्रिया कुछ आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले परागण, यानी पराग कणों का मादा भाग तक पहुंचना, फिर परागनली बनती है। उसके बाद होता है निषेचन, जहां नर और मादा कोशिकाएं मिलती हैं, और आखिर में बीजांड बीज बन जाता है और अंडाशय फल में बदल जाता है। पौधों से अब आगे बढ़ते हैं हम इंसानों पर, जहां ये प्रक्रिया और भी ज्यादा व्यवस्थित और जटिल हो जाती है। ये एक बहुत ही खास और मुनज़्ज़म प्रक्रिया है।
इंसानों में प्रजनन की क्षमता का सफर शुरू होता है यौवनारंभ से, जिसे हम प्यूबर्टी भी कहते हैं। ये वो दौर है जब शरीर में बहुत से हार्मोनल और शारीरिक बदलाव आते हैं जो शरीर को प्रजनन के लिए तैयार करते हैं, और ये लड़के लड़कियों दोनों में होता है। अब इंसानों में नर और मादा दोनों के प्रजनन तंत्र अलग अलग होते हैं और अलग अलग काम करते हैं। नर तंत्र का मुख्य अंग है वृषण, जो शुक्राणु बनाता है। वहीं मादा तंत्र का मुख्य अंग है अंडाशय, जो अंड कोशिका बनाता है और आगे चलकर भ्रूण को पोषण भी देता है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि हर महीने एक महिला का शरीर गर्भावस्था के लिए खुद को तैयार करता है, पर तब क्या होता है जब अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता? चलिए इस प्रक्रिया को भी समझते हैं। देखिए, जब अंडाणु निषेचित नहीं होता तो गर्भाशय की वो जो मोटी परत तैयारी के लिए बनी थी उसकी जरूरत नहीं रहती, तो वो टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को हम ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और ये महिला प्रजनन चक्र का एक बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी हिस्सा है। और अगर निषेचन हो जाता है तब एक नई जिंदगी का सफर शुरू होता है। शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं। फिर ये युग्मनज भ्रूण में बदलता है और गर्भाशय में जाकर स्थापित हो जाता है, जहां प्लेसेंटा के जरिए उसे मां से पोषण मिलता है और वो करीब 9 महीने तक विकसित होता है। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम जनन स्वास्थ्य की अहमियत को समझेंगे और जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट से दोहराएंगे। तो फटाफट से दोहराते हैं कि आज हमने क्या-क्या जरूरी बातें सीखीं। पहली, जनन किसी भी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। दूसरी, अलैंगिक जनन में एक पेरेंट होता है, जबकि लैंगिक जनन में 2, जिससे विभिन्नता आती है। तीसरी, फूल पौधों के प्रजनन अंग हैं। और चौथी, मानव प्रजनन एक जटिल प्रक्रिया है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, जाने से पहले एक आखिरी सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से बेहतर क्यों माना जाता है? इसका जवाब छुपा है उसी शब्द में जिस पर हमने शुरू में बात की थी, विभिन्नता। यही विभिन्नता किसी भी प्रजाति को बदलते समय के साथ बदलने और जिंदा रहने की शक्ति देती है। उम्मीद है आज का ये सफर पसंद आया होगा। सीखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे।